प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के व्याकरण भाग के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद परिचय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्याकरण के भागों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि पद का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी शब्द अक्षरों का समूह होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जब वही शब्द किसी वाक्य में लगकर उसके अर्थ को पूरा करने लगता है तो वह पद बन जाता है। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में लग जाता है और उस वाक्य से जुड़ करके वो उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद देने लगता है तो उस शब्द को हम पद कहते हैं। अब बात करते हैं पद परिचय की। वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी वाक्य में आए हुए शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब जो यह पद परिचय है, यह पद परिचय दो प्रकार का होता है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द है वह लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या कुल 4 है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है। इनके साथ हमेशा लिंग, वचन, कारक, काल इनके पद परिचय देते समय लगे हुए मिलते हैं। दूसरा जो भेद है वह है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों की भी संख्या 4 होती है, जो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय का मतलब होता है आ धन व्यय। व्यय का तात्पर्य परिवर्तन से है, बदलाव से है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, वही अव्यय है। और यही अव्यय ही एक प्रकार से अविकारी शब्द भी कहलाता है। अब जो अविकारी शब्द है उसके 4 भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक हैं। इस तरह से अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो पद परिचय के अंतर्गत जो ये पद के 2 प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत यानी विकारी का तात्पर्य ही होता है परिवर्तन होना। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा अविकारी शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके अंतर्गत क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन्हीं सबका व्याकरणिक दृष्टि से जो हम अध्ययन करेंगे वही हमारा पद परिचय के अंतर्गत आएगा। परंतु यहाँ पर आपके समक्ष इस मैराथन वीडियो में 2014 से लेकर के 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक के सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण पद परिचय से संबंधित प्रश्नों के विषय में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पद परिचय के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में पद परिचय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। यहाँ पर इस पंक्ति में कभी कभी के नीचे रेखांकित है। कभी कभी यह अव्यय है। अव्यय के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि अव्यय के अंतर्गत उसके कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात है। अब उसमें जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, उस क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसमें कालवाचक जो समय का सूचक होता है, स्थानवाचक जो जगह का सूचक होता है, परिमाणवाचक जो मात्रा या परिमाण या नाप तौल का सूचक होता है, रीतिवाचक जो तरीका बताने का सूचक होता है। तो कभी कभी यह मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ तो यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है कालवाचक, अर्थात यह समय को सूचित कर रहा है, और जाता हूँ क्रिया का विशेषण है। तो इसलिए कभी कभी में क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक, जाता हूँ क्रिया का विशेषण है। और उसके बाद अनेक भिखारी वहाँ बैठे थे। अनेक यह विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो अनेक जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक का अर्थ होता है बताने वाला, संख्या को बताने वाला। अब संख्यावाचक जो विशेषण है उसके भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या का कोई निश्चित बोध नहीं होता है। तो अनेक भिखारी बैठे हैं। भिखारी यहाँ पर विशेष्य है। अनेक विशेषण है। विशेषण में भी संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण में भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और विशेष भिखारी है। और इसके बाद जो है इसमें बहुवचन और भिखारी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से अनेक शब्द में विशेषण, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाची, विशेष भिखारी और बहुवचन पुल्लिंग है। शाबाश तुमने अच्छा किया। शाबाश, शाबाश शब्द के बाद यहाँ पर जो है वह विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। अगर हम कारक की बात करें तो कारक के क्षेत्र में इसे हम संबंध बोधक
कारक कहते हैं। अब जो विस्मयादि बोधक है, जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर शाबाश तूने अच्छा किया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है खुशी भी दिखाई दे रही है और प्रसन्नता भी झलक रही है। और विस्मयादि बोधक का सबसे सरल और आसान ट्रिक यह बताया गया था कि विस्मयादि बोधक शब्द हो या संबोधन शब्द हो, उस शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक का जो है चिन्ह लगा होता है, जिससे कि बड़ी आसानी से और सरलता से विस्मयादि बोधक को समझा जा सकता है। तो शाबाश, यह विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसमें खुशी की का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हर्षबोधक और प्रशंसा परक है। दुष्ट व्यक्ति को दूर ही रखो, इसमें दुष्ट व्यक्ति का पद परिचय बताना है। तो दुष्ट व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है? दुष्ट। अब विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, उन 4 भेदों में विशेषण के आपका जो पहला है वह गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, तीसरा परिमाणवाचक है और चौथा सार्वनामिक विशेषण है। तो दुष्ट यह जो है विशेषण का गुणवाचक भेद है, क्योंकि व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है। गुण क्या है? उसका दुष्ट। व्यक्ति क्या है? विशेष। दुष्ट क्या है? विशेषण। तो विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। दुष्ट व्यक्ति यहाँ पर एक ही संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक वचन में है, पुल्लिंग है, व्यक्ति विशेष्य से विशेष्य इसमें व्यक्ति है। तो इस तरह से यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति का को दूर रखो। यहाँ पर चूंकि दूर शब्द है इसलिए यहाँ पर जो है दुष्ट गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग और विशेष्य व्यक्ति है। फिर आगे है, अगला है कि हमारी बेपढ़ी लिखी माँ यहाँ रहती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो माँ जो है वह विशेष्य है। माँ की विशेषता क्या है? बेपढ़ी लिखी, मतलब बिना पढ़ी लिखी। और बिना पढ़ी लिखी यह किस में आएगा? यह गुण में आएगा। तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। माँ चूंकि स्त्रीलिंग है, एक वचन है और विशेषण इसमें क्या है? माँ है, क्योंकि माँ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए माँ विशेष है और बेपढ़ी लिखी यह गुणवाचक विशेषण है। फिर आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। निश्चित रूप से आज तक यह जो है क्रिया विशेषण है, चूंकि यहाँ पर आज तक उससे उबर नहीं पाई यह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? आज तक। इसलिए यह आज तक जो है समय का सूचक है कि मैं आज तक उससे उबर नहीं पाई। इस क्रिया की विशेषता आज तक है, इसलिए यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण और उबरना क्रिया का यह विशेषण है। वे चाहते थे मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई से इस पद का पद परिचय देना है। तो रसोई क्या है? सबसे पहले तो संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जो है आपका जो यह रसोई है यह संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रसोई संपूर्ण रसोइयों का बोध करा रही है और स्त्रीलिंग है। फिर दूर रहे, दूर के अर्थ में, अलग के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में निश्चित रूप से वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इस तरह से रसोई जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अपादान कारक है। वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है। वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है कि नीचे रेखांकित है। चाहता है यह क्या है? आपकी क्रिया है और क्रिया से ही ऐसा यह
स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि इसमें पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ साथ यह क्या है, एक वचन में है। वह क्या है, करता है। कर्म क्या है, स्वच्छ प्रशासन। क्रिया को जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है या क्रिया जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसमें कर्म कारक होता है। और जहां कर्म होता है वाक्य में, वह वाक्य पूर्ण रूप से सकर्मक होता है। जिस वाक्य में कर्म होता है वह वाक्य सकर्मक होता है। तो यहाँ पर वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है में सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। गांधी जी ने सभी को समान रूप से प्रेम किया। समान रूप से प्रेम किया, यहां पर क्रिया है प्रेम किया। और इस क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण। विशेषण माने विशेषता, क्रिया माने क्रिया। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो प्रेम किया यह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है, समान रूप से, मतलब समान रूप से, समान तरीके से। तो यह क्या होगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्योंकि रीतिवाचक का मतलब ही होता है तरीका। किस तरीके से गांधी जी ने प्रेम किया, जो है समान रूप से, समान तरीके से गांधी जी ने प्रेम किया। इसलिए जो है यह क्या है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रेम किया क्रिया का विशेषण है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक का पद परिचय बताना है। ऐतिहासिक सत्य यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। सत्य की विशेषता क्या बताई जा रही है, ऐतिहासिक। इसलिए यह क्या होगा, ऐतिहासिक में कौन सा है, ये गुणवाचक है, गुण को बताने वाला है। इसलिए जो है यह गुणवाचक क्रिया विशेषण है, एक वचन में है, पुल्लिंग है और काल का बोध करा रहा है। चूंकि इसलिए ये काल का बोध कराने के कारण इसमें गुणवाचक के साथ साथ समय का भी सूचक है यह। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, कालबोधक और विशेष्य, इसमें क्या है, सत्य है। मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसमें मैं शब्द है और इस मैं शब्द जो है यह क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसमें कभी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं, वह, तुम, इन सब में, उसका, उसकी, इन सब शब्दों में, यानी आप यूं समझ लीजिए कि जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं उन सर्वनाम शब्दों में कभी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, मेरा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, उसका, उन्होंने इत्यादि शब्द आते हैं। यानी बोलने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है और जिसके विषय में बात की जाती है वह अन्य पुरुष है। तो मैं तुम्हारा हितैषी हूं, यहां पर जो मैं शब्द है वह क्या है, सबसे पहले तो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेदों में यह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों में यह कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष है, एक वचन और कर्ता कारक है। यह कार्य मैंने किया, यहां पर यह शब्द है और यह शब्द के बाद क्या है, कार्य है। अब जो विशेषण है उस विशेषण के 4 भेद होते हैं,
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसमें जो सार्वनामिक विशेषण है वो बताता है कि संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने वाले को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे वे, इस, यह, ऐसे, वैसे आदि। अब जैसे यहाँ पर है कि यह कार्य मैंने किया है, तो कार्य शब्द जो है यह क्या है, यह संज्ञा है। ठीक है, अब इस संज्ञा में संज्ञा है और इसका विशेषण क्या है, यह। विशेषण में यह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण होने के कारण यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग और एक वचन। इसके बाद फिर अगला है कि अरे अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अरे यह कौन सा शब्द है, अरे के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह विस्मयादि बोधक है। किसी के आने से प्रसन्नता यानी खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक। हमें उनका आदर करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें उनका, उनका क्या है, यह अन्य पुरुष है और हम क्या है, यह उत्तम पुरुष है। मतलब दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमें पद परिचय बताना है किसका, उनका का। इसलिए उनका क्या हो जाएगा, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चूंकि सर्वनाम है, उनका क्या है, पहले सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और करना चाहिए, इसका मतलब है कि क्रिया से यह जो है यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका जो है यह बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर हिमालय पर्वत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जो यह संज्ञा है, संज्ञा के कुल होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मोहन, सुरेश, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, आगरा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नेता, कवि, युवक, देश आदि। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका क्रोध आता है, उत्साह आता है, घृणा आता है, बचपन आता है, मित्रता आता है इत्यादि। तो अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। अगर हम अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब उसमें जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चावल, दूध, घी। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पुलिस, भीड़, परिवार, सेना, चाबी का गुच्छा इत्यादि। तो हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, यह आपका क्या है, किसी विशेष वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम के विषय में बता रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन तथा जो है पूरे वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए यह कर्ता कारक है। लोग धीरे धीरे उस संकरे मतलब होता है छोटे गलियारा टाइप के जो रास्ते होते हैं, संकरे रास्ते की ओर बढ़े। अब इसमें धीरे धीरे का हमें बताना है पद परिचय। अब जब धीरे धीरे की बात आती है तो निश्चित रूप से यह किसके अंतर्गत आएगा, क्रिया की विशेषता बताने के अंतर्गत। क्रिया की विशेषता जहां पर भी बताई जाती है वहां पर क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब चूंकि धीरे धीरे तरीके से लोग धीरे धीरे तरीके से
उस संकरे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। रीतिवाचक का शाब्दिक अर्थ होता है रीति माने तरीका, वाचक माने बताने वाला, तरीके को बताने वाला। किस तरीके से लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा और बढ़े क्रिया का विशेषण है। अगला वाक्य है कि दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। अब कुछ शब्द का पद परिचय बताना है इसमें। तो कुछ शब्द क्या है? सबसे पहले तो यह सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का कोई निश्चित बोध ना हो सके, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ ले आओ, यह क्या है? निश्चित नहीं है, यह अनिश्चय है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पुल्लिंग है, एक वचन है। कुछ ले आओ मतलब कुछ शब्द जो है वो कर्ता को प्रिय है, इसलिए वो कह रहा है दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इसलिए यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। हरिओम इस विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़ा था। अब यह जो है विशेषण है। कक्षा 10 तक पढ़ा था क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? 10 तक, कक्षा 10 तक। और विशेषता क्या बताई जा रही है? कक्षा 10 तक पढ़ा था। ठीक, तो विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता जो बताया उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि एक संख्या निश्चित है। कक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक, इसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा नेक्स्ट। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। पशु, पशु शब्द जो है संपूर्ण पशुओं की जाति का बोध करा रहा है, और जाति का बोध कराने के कारण यह संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा है। पशु पुल्लिंग है, पशुओं पर, इसलिए जो है बहुवचन है। में और पर, ये कारक चिन्ह जिस भी वाक्य में जिस शब्द के बाद लगे हों वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का मतलब होता है कि वह वस्तु जो जिस वस्तु का आधार होती है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह है में और पर। तो यहाँ पर पशुओं पर शासन करते हैं। तो पशु जो है आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। पर शब्द आने के कारण यह क्या है? आधार है शासन करने का, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। वाह बहुत मनोरंजक कहानी है। वाह बहुत मनोरंजक, हमें पद परिचय बताना है मनोरंजक शब्द का, इसलिए मनोरंजक कहानी क्या है? विशेष्य है। कहानी की विशेषता क्या है? मनोरंजक है। मनोरंजक है तो ये क्या है? विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है? आनंद दे रही है। मनोरंजक होगी तभी तो आनंद आएगा। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उसमें क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, और कहानी यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। बच्चे को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की गई। बच्चे को, बच्चा क्या है? एक संपूर्ण बच्चों को सूचित कर रहा है, मतलब संपूर्ण बच्चों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। खिलाने पिलाने की व्यवस्था करो, किसको? बच्चों को। बच्चा क्या है? यह कर्ता को प्रिय है, जो प्रिय होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कर्म कारक एक वचन और पुल्लिंग होगा। आह, आज तो खाने में खीर और पूरी है। आह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसलिए स्पष्ट हो जाएगा कि यह विस्मयादि बोधक है, चूंकि खुशी का माहौल है। खीर और पूरी की बात की जा रही है, इसलिए हर्ष सूचक अव्यय है। स्नेह का भूखा बच्चा सबको सूखी आंखों से देख रहा है। यहाँ पर
स्नेह शब्द का पद परिचय बताना है। स्नेह, घृणा, दया, ये सभी शब्द भावनाओं के सूचक होते हैं। और जहाँ पर भाव को बताया जाता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, चूंकि बच्चे का संबंध किससे बताया जा रहा है? स्नेह से, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। जो वस्तु किसी वस्तु का संबंध बताती है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह ही होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह का भी है। तो इस तरह से यह संबंध कारक है। तो भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक। मैं सौरभ दादा से गत वर्ष कोलकाता में मिला था। अब मिला था क्या है? क्रिया है। क्रिया में कौन सी क्रिया है? किससे मिला था? सौरभ दादा से। सौरभ दादा क्या है? कर्म है। इसलिए कौन से कर्म है? कर्म होने के कारण क्या है? जिस वाक्य में कर्म होता है वह वाक्य क्या होता है? सकर्मक। तो क्रिया सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, मिला था चूंकि समय बीत चुका है। और जहाँ पर समय बीत चुका होता है वहाँ पर भूतकाल का कौन सा भूतकाल होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। इसलिए यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होगा। बीमारी तो बड़ी चीज है। बीमारी शब्द है। बीमारी, अमीरी, गरीबी, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बीमारी भाववाचक संज्ञा है, उसमें स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। यहाँ तो रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक नया शब्द आपके सामने आया है, भी। भी यहाँ पर क्या है? भी है निपात। निपात क्या होता है? जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, ही, तो, तक, मात्र, भर, ये सभी शब्द क्या है? निपात हैं, जो जिस शब्द के बाद लगते हैं उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। यानी यहाँ तो रोजमर्रे के खर्चे चलाना भी मुश्किल है, मतलब चलाना पर बल दिया जा रहा है, इसलिए यह भी क्या है? निपात है। कब्रिस्तान की भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव होते हैं। कब्रिस्तान संपूर्ण कब्रिस्तान की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और तनाव किसके कारण हो रहा है? कब्रिस्तान की भूमि को लेकर, इसलिए संबंध है यहाँ पर तनाव का कब्रिस्तान की भूमि से, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। एक ऐसे ही अवसर पर मुझे पंचायत में शामिल होना पड़ा। मुझे शब्द का पद परिचय बताना है। मुझे सबसे पहले क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुल्लिंग है, फिर क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद जिलाधिकारी की पहल पर ही इलाके के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया गया। यहाँ पर जिलाधिकारी का पद परिचय बताना है। जिला अधिकारी जो है यह एक संपूर्ण जिला अधिकारियों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। जिसमें महाविद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं भी शामिल था। मैं का पद परिचय बताना है, तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। वृद्ध डॉक्टर ने फार्मूला दिया। यहाँ पर वृद्ध शब्द का पद परिचय बताना है। वृद्ध डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? विशेष्य है, और उसमें भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और वृद्ध क्या है? विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है।
इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्ध का गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग। इस तरह मैं और मैंने सभी के सामने इस तरह रखा जैसे कि वह पंचायत का फैसला हो। इस तरह शब्द का पद परिचय बताना है। इस तरह मतलब इस तरीके से, जैसे कि वह पंचायत का फैसला हो। तो इस तरीके से मतलब इस तरह से, तो यह क्या हो गया, सबसे पहले तो इस तरह क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और रखा क्रिया का विशेषण है। इसके बाद फिर जहां तक कब्जा हो चुका है, यहां पर जहां तक पद का पद परिचय बताना है। जहां तक कब्जा हो चुका है, तो कब्जा हो चुका है ये क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है, जहां तक। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक जो समय के विषय में बताता है, स्थानवाचक जो जगह के विषय में बताता है, परिमाणवाचक जो मात्रा या नाप तौल के विषय में बताता है, रीतिवाचक जो तरीके के विषय में बताता है। तो यहाँ पर है कि जहाँ तक कब्जा हो चुका, एक स्थान विशेष की बात आ रही है, एक जगह की बात आ रही है, इसलिए जहाँ तक में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। हो चुका है यह क्रिया का विशेषण है, हो चुका है यह क्रिया है, और जहाँ तक उसका विशेषण है, विशेषण में कौन से है, क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। उसमें से कुछ जमीन हमें लौटा दी जाए। कुछ शब्द का पद परिचय बताना है, कुछ जमीन। अब जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जो परिमाणवाचक है वह मात्रा का सूचक होता है। जब हम परिमाणवाचक को पहचानने की ट्रिक क्या है, जब हम शब्द में कितना शब्द लगा करके उस वाक्य के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हमारा क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक। जैसे उसमें से कितना जमीन हमें लौटा दी जाए। अब कितना शब्द आते ही कैसे आ गया, कुछ जमीन लौटा दी जाए। तो यह कुछ शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। जमीन शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी विशेषता बताने के कारण यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग एक वचन, और जमीन क्या है, विशेषता है। ताकि हमें लगे, हमें शब्द का पद परिचय बताना है। तो हमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्मकार। कि हमारी भावना का सम्मान किया गया। भावना शब्द का पद परिचय बताना है। भावना शब्द से ही स्पष्ट होता है कि यह भाववाचक संज्ञा है, जो भावनाओं की बात कर रहा है इसमें। तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन और संबंध का। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल का पद परिचय बताना है। ताजमहल व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम के विषय में जो बताया जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, किस तरह से चलता है, धीरे धीरे चलता है, इसलिए क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। वाह, भारत मैच जीत गया। भारत क्या है, संज्ञा है, क्योंकि एक देश का नाम है। तो संज्ञा में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्ता कारक। अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र है। छात्र विशेष है, बुद्धिमान विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र जो है विशेषण, छात्र विशेष का विशेषण, गुणवाचक पुल्लिंग और एक वचन। सुरेश यदि मैं बीमार हो जाऊं, तो मैं का पद परिचय बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन। मैं शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। इसके बाद तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। रुक जाएगी पद का पद परिचय बताना है। तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी, इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। उसमें क्या है, क्रिया क्या है, जाएगी। क्रिया से यह संबोधित हो रहा है कि यह निश्चित रूप से
स्त्रीलिंग है। और जो है चूंकि काल कौन सा है, काल इसमें गा गी गे ये सब किस में आते हैं, भविष्यत काल में आते हैं, इसलिए भविष्यत काल है और कर्तृवाच्य है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते, इसमें हम शब्द का पद परिचय बताना है। तो हम क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। बहुवचन है और कर्ता कारक है। कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। कुटुंब माने होता है परिवार। तो कुटुंब क्या है, ये संपूर्ण कुटुंबों का मतलब संपूर्ण परिवार की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग है, क्रिया के द्वारा ऐसा स्पष्ट होता है कि यह एक वचन में है। और पालन का कुटुंब से संबंध भी स्थापित होने के कारण यह संबंध कारक जातिवाचक संज्ञा एक वचन और पुल्लिंग है। सत्य की सदा जीत होती है। सत्य की शब्द का हमें क्या करना है, जो है इसका पद परिचय बताना है। तो भाववाचक जैसे सत्य, असत्य, सुख, दुख, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो सत्य की, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। और काकी के, नानी ने, रारी रे इत्यादि के कारण सदा जीत होती है सत्य की। यहाँ पर संबंध बताए जाने के कारण यहाँ पर संबंध कारक है और वर्तमान कारक है। वर्तमान कारक की पहचान क्या होती है, हा, है, ही इत्यादि ये शब्द जहाँ आते हैं मतलब ताती ते, होती है, होता है, ये सभी जो है जहाँ पर आते हैं शब्दांश वहाँ पर आपका आता है, या शब्द आते हैं वहाँ पर आपका वर्तमान काल होता है। मतलब जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, जो क्रिया चल रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। मेरे पास 7 पुस्तकें हैं। 7 पुस्तकें। अब यहाँ पर जो पुस्तक है वो विशेष्य है। इसका विशेषण क्या है, 7। 7 क्या है, विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि पुस्तक की संख्या यहाँ पर निश्चित रूप से बताई जा रही है, इसलिए जो है पुस्तक विशेष है और 7 जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर मैं गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ। मैं का पद परिचय बताना है। तो मैं सर्वनाम है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। वह अत्यधिक बोलता है। वह जो है यह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक है। वह क्या लिख रहा है। यहाँ पर क्या शब्द का हमें जो है पद परिचय बताना है। तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, किससे, कितना, किस तरह, ये सभी शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक जो है प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, वह क्या है, सर्वनाम है। और इसके बाद तुरंत प्रश्नवाचक शब्द है क्या शब्द। तो वह क्या है, या अथवा क्या वह लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है, इस तरह से शब्द जहाँ पर आते हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके बाद पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। शायद किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली। पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है संपूर्ण पुस्तकों का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद स्त्रीलिंग है, एक वचन है। चूंकि शायद किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, शायद किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली, तो जिसने भी उठाई है उसे मेरी पुस्तक उठाना प्रिय था, इसलिए वहां पर कर्म कारक हुआ, अतः इसमें कर्म कारक भी है। तुम कहाँ से आए हो।
कहाँ शब्द का पद परिचय बताना है, तो कहाँ तुम क्या है, सर्वनाम है। इस सर्वनाम के बाद कहाँ शब्द आया है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, जब भी किसी, ट्रिक है इसे जान लीजिए, जब भी किसी सर्वनाम शब्द के बाद क्या, कहाँ, कब, कैसे, किससे, किस लिए, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो जब भी किसी सर्वनाम शब्द के बाद क्या, कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस लिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो तुम कहाँ से आए हो, इसका मतलब है कि जहां से आए हो उस स्थान से तुम अलग हो, अलगाव की स्थिति में, दूर होने की स्थिति में सदैव जो है अपादान कारक होता है। इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम अपादान कारक एक वचन और पुल्लिंग होगा। लाल हवेली में एक घटना घटी। हवेली क्या है, विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो हवेली विशेष्य है, लाल विशेषण है। हवेली कैसी है, हवेली लाल है। अब विशेषण में भी कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। हवेली क्या है, स्त्रीलिंग विशेष्य है। इसलिए लाल शब्द भी जो है वह गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन में और पर, ये दोनों चिन्ह किसके हैं, अधिकरण कारक के हैं। तो लाल हवेली में घटना घटी, घटना घटने का आधार क्या है, हवेली है। इसलिए यहां पर आपका अधिकरण कारक है। इसके बाद मैं कल देहरादून जाऊंगा। यहाँ पर मैं का पद परिचय करना है। तो मैं क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, जाऊंगा क्रिया का कर्ता है। पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था। पिछले साल, साल शब्द संपूर्ण सालों का के जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। तुम्हारी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी है। तुम्हारी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि तुम्हारी पुस्तकें, पुस्तक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के पहले लग करके जो उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है, यह संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बात यहाँ पर किसकी चल रही है, पुस्तक की। पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, जो तुम्हारी शब्द है, तुम्हारी शब्द क्या है, यहाँ पर पुस्तक संज्ञा। चूंकि हमें बताना पद परिचय किसका है, तुम्हारी शब्द का, पुस्तक का नहीं बताना है, नहीं तो पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी शब्द का जब पद परिचय बताना है तो जो तुम्हारी है यह क्या है, विशेषता बता रहा है, किसकी, पुस्तक की। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले लगकर उनकी विशेषता को बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसलिए जो तुम्हारी शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण है और मध्यम पुरुष है, स्त्रीलिंग बहुवचन, और पुस्तक क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। हरीश की पुस्तकें अस्त व्यस्त रहती हैं। अब यहाँ पर जो हरीश है कि पुस्तकें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो पुस्तकें का हमें क्या बताना है, पद परिचय। तो पुस्तक क्या है, सबसे पहले पुस्तक है संज्ञा। संज्ञा में क्या है, संपूर्ण पुस्तकों का बोध करा रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। और इसके बाद स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक और क्रिया का इसके साथ संबंध होता है। तो इस तरह से पुस्तक शब्द का पद परिचय होगा, जातिवाचक संज्ञा, किताब का बहुवचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक।
इस तरह से पद परिचय के अंतर्गत 2014 से लेकर 2020 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत जो इसका पार्ट 2 है उसके विषय में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी। की मैराथन वीडियो में स्वागत है। इस मैराथन वीडियो में हम लोग पद परिचय पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मैराथन वीडियो में सन 2014 से लेकर निरंतर लगातार 2020 तक पूछे गए अत्यधिक महत्वपूर्ण पद परिचय के प्रश्न समायोजित हैं और उन प्रश्नों के नीचे उनके उत्तर भी प्रस्तुत किए गए हैं। एक एक प्रश्न की व्याकरणिक दृष्टि से व्याख्या प्रस्तुत करते हुए आपको उत्तर को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पद परिचय पार्ट 1 में हम लोगों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण पद परिचय के प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग पद परिचय के पार्ट 2 में हम लोग जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह यह है कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पर उड़ रहे हैं इस पद का हमें जो है पद परिचय बताना है। तो उड़ रहे हैं यह सबसे पहले क्रिया है। चूँकि आकाश में उड़ रहे हैं इसलिए जो है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी कर्ता है, उड़ रहे हैं क्रिया है। क्रिया में यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं है। पुल्लिंग बहुवचन वर्तमान का। वह निबंध लिखता है। निबंध का पद परिचय। निबंध जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि संपूर्ण निबंधों का बोध करा रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता को लेखन के कार्य में सबसे प्रिय क्या है? निबंध लिखना है। तो कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसमें कर्म कारक संज्ञा होती है, अर्थात उसका कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर निबंध में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक है। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन व्यक्ति विशेष का नाम है। व्यक्ति विशेष का नाम होने के कारण यह संज्ञा है और संज्ञा में संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। देश पर इस पद का पद परिचय बताना है। तो देश जो है संपूर्ण देश का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और पुल्लिंग है, एक वचन है। और कारक की दृष्टि से देखें तो देश पर, देश एक स्थान है, में और पर ये दोनों अधिकरण कारक के चिन्ह हैं और जो जिसका आधार होता है उसकी अधिकरण कारक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देश आधार है और पर कारक चिन्ह भी है अधिकरण का, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। तो देश शब्द
का पद परिचय, देश पर इस शब्द का पद परिचय होगा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और अधिकरण कारक। दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। पढ़ती हैं इस पद का पद परिचय बताना है। दादी जी यहाँ पर करता है, समाचार पत्र यह कर्म है और पढ़ती है क्रिया है। तो इसमें कर्म की प्रधानता है और इस जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। तो पढ़ती है यह क्रिया है। क्या पढ़ती हैं? समाचार पत्र पढ़ती हैं, इसलिए समाचार पत्र कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया होगी। स्त्रीलिंग है, एक वचन, कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, इसलिए यह इसमें वर्तमान काल है। और दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वह वाक्य जो है कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, इस वाक्य में दादी जी की प्रधानता है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य का भी प्रयोग किया गया है। रोहन यहाँ नहीं आया था, यहाँ वहाँ, ये सभी क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चूंकि आया क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो रोहन यहाँ नहीं आया था, तो यहाँ जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वे मुंबई जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो वे शब्द है, वे मुंबई जा रहे हैं। मुंबई एक स्थान है और वे क्या है? यह सर्वनाम है। सर्वनाम में यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसमें से यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर क्या होता है, यह जानना बेहद ही जरूरी है। देखिए, जो सर्वनाम है वह किसी संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग सदैव किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जबकि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत करता है, या संज्ञा के पहले लग करके वह संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे कोई यहाँ रहता है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है सर्वनाम का सूचक है। अगर यह कहा जाए कि कोई छात्र यहाँ पर रहता है, तो छात्र जातिवाचक संज्ञा है और उसके पहले कोई शब्द जो लगा है वह जातिवाचक संज्ञा के विषय की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसी तरह से वे मुंबई जा रहे हैं, इसमें वे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्ता कारक है। परिश्रमी अंकिता अपना काम समय से पूरा कर लेती है। परिश्रमी का पद परिचय बताना है। तो अंकिता विशेष है और परिश्रमी उसका विशेषण है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, जिनमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जब हम जिन शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्थान, देश, समय, स्पर्श, ध्वनि आदि के विषय में बताया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण शब्द वहाँ होते हैं जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम के विषय में बताया जाता है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद फिर आपका परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों द्वारा नाप तौल
के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक के भेद से। एक यहाँ पर आपको ट्रिक बताते हैं हम संख्यावाचक विशेषण एवं परिमापवाचक विशेषण में अंतर की। यानी संख्यावाचक विशेषण और परिमापवाचक विशेषण में अंतर क्या है। संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो गणनीय होती हैं, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो अगणनीय होती हैं, जैसे दूध, जैसे जो है दूध, घी, चावल, इस तरह के जो है जितने भी आते हैं वो सभी माप तौल से संबंधित वस्तुएं या पदार्थ, वे सभी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो परिश्रमी पद शब्द का पद परिचय होगा गुणवाचक विशेषण। अंकिता विशेष है, अंकिता का विशेषण बताया गया है परिश्रमी है वो, जो कि गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग और एक वचन। रवि रोज सवेरे दौड़ता है, रवि का पद परिचय देना है। तो रवि क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो रवि संज्ञा है, संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो उसमें रवि जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक है। सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है, विद्यालय से इस पद का पद परिचय बताना है। तो विद्यालय संपूर्ण विद्यालयों का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। चूंकि विद्यालय से अभी अभी आई है इसलिए विद्यालय से सुरभि दूर है, अर्थात विद्यालय से अलग है, और अलगाव की स्थिति में हमेशा अपादान कारक होता है। उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी, ध्यान पूर्वक सुनी। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक जो है यह इसका पद परिचय बताना है। तो ध्यान पूर्वक सुनी, सुनी क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है, ध्यान पूर्वक। इस तरह से ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण। जिस क्रिया की विशेषता, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुनी जो है यह क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है जो है कि ध्यान पूर्वक, मतलब ध्यान पूर्वक किस तरह सुनी, ध्यान पूर्वक सुनी, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है प्रश्न में कैसे शब्द को लगा दिया जाए। जैसे उसने मेरी बात कैसे सुनी, उसने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। तो रीति का अर्थ भी होता है तरीका, मतलब मेरी बात किस तरीके से सुनी, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी। तो इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के इन चारों भेदों को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कालवाचक क्रिया विशेषण कहाँ होगा, तो जैसे ही हम, काल मतलब समय सूचक, जैसे ही हम कब प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे तुरंत हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर आ जाएगा। जैसे राघव शीघ्र लौटेगा, और हमने यहाँ पर कह दिया राघव कब लौटेगा। तो कब जो है ट्रिक हमारी कालवाचक क्रिया विशेषण को पता करने की, तुरंत जो है यह उत्तर देता है कि राघव शीघ्र लौटेगा। इसी तरह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जब हम कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं ट्रिक के माध्यम से कि खुशबू चारों ओर फैली है, हमने प्रश्न किया खुशबू कहाँ फैली है, तो हमारा उत्तर आता है खुशबू चारों ओर फैली है। इसी तरह से परिमाणवाचक, जिसे हम मात्रा बोलते हैं, मतलब कितना, कितना प्रश्न लगाएंगे तो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कितना घड़ा भरता है, उत्तर हमारा तुरंत आ जाएगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए जैसे ही हम कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे तुरंत हमारा रीतिवाचक अर्थात तरीका, रीतिवाचक
क्रिया विशेषण हमारा तुरंत जो है वहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे आज शायद वर्षा हो, आज कैसे वर्षा हो, आज कैसे वर्षा हो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा आज शायद वर्षा हो। तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण को पहचानने की हमने आपको ट्रिक बताई। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे, तुरंत हम जब प्रश्नवाचक शब्द कब का इस्तेमाल करेंगे हम उससे कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचान लेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम कहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम कितना जो है इस शब्दांश का प्रयोग करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमारा उत्तर स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएगा। इसके बाद फिर है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने इस पद का पद परिचय देना है। तो तुमने क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद फिर वह 10 छात्र बैठे हैं, 10 छात्र। अब यहाँ पर जो 10 छात्र हैं, तो कितने छात्र बैठे हैं, 10 छात्र बैठे हैं। छात्र विशेष से है और इसका विशेषण क्या है, 10 है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो 10 जो है यह संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और इसमें जो छात्र है यह विशेष्य का, छात्र विशेष्य का यह विशेषण है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। के बिना शब्द का हमें पद परिचय बताना है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि के बिना, के साथ, के बाहर इत्यादि इस तरह के अगर कहीं पर भी वाक्य में शब्द आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। ये अव्यय को पहचानने की एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त ट्रिक है। यानी अव्यय में वो भी कौन सा अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। यानी संबंध बोधक अव्यय को हम किस तरह से जानेंगे, इसकी एक ट्रिक है। अगर किसी भी वाक्य में के साथ हो, की ओर हो, के बिना हो, के आगे हो, के बाहर हो, के बीच हो, के द्वारा हो, अगर के साथ, की ओर, के बिना, के आगे, के बाहर, के बीच, के द्वारा, अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में मिलते हैं और उसका पद परिचय पूछा जाता है तो आपका उत्तर स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए कि यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। यानी जिन अव्यय शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है। इसलिए परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। यहाँ पर के बिना इस पद का पद परिचय करते समय जो है हमारा होगा संबंध बोधक अव्यय, चूँकि इसका परिश्रम के साथ संबंध है और परिश्रम जो है यह आपकी संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद फिर उस गमले में 2 गुलाब रखे हैं। अब यहाँ पर गमला शब्द जो है यह विशेष्य है और विशेष्य में कौन सा विशेष्य है, ये संज्ञा है, क्योंकि गमला जो है वो संपूर्ण गमला शब्द का बोध करा रहा है, संपूर्ण गमला संज्ञाओं का बोध करा रहा है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगकर उसकी विशेषता को बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो गमला यहाँ पर संज्ञा है और उसके पहले उस शब्द लगा है जो कि सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के
साथ लगकर उसकी विशेषता को बताने का काम करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। अब यहाँ पर जैसे उस गमले में, तो गमला यह मेरा घर है, यहाँ पर जो है यह शब्द मेरा सर्वनाम कि क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मेरा घर है। उसी तरह से उस गमले में 2 फूल खिले हैं, तो यहाँ पर उस जो है क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है, गमला विशेष है, एक वचन और पुल्लिंग है। सौम्या बगीचे के सामने बैठी है। तो सौम्या बगीचे के सामने, तो बगीचे का पद परिचय क्या होगा, बगीचा संपूर्ण बगीचों का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन होगा। अविनाश दुकान से गर्म पुड़िया लाया। अविनाश व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक है। वर्षा के बाद धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी। धीरे धीरे, कैसे हरियाली बढ़ने लगी, धीरे धीरे। हमने आपको बताया था कि रीतिवाचक विशेषण को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है, जब हम प्रश्न में कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तुरंत हमारा उत्तर आ जाता है कि यह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो वर्षा के बाद कैसे हरियाली बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो ये क्या हुआ आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो बढ़ने लगी क्रिया का विशेषण है। राम कहानी पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है राम करता है, कहानी कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। तो क्रिया किस तरह की है, क्रिया सकर्मक है और कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, इसलिए यहाँ वर्तमान काल है। और इस पूरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य पुल्लिंग और एक वचन है। आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। प्रदूषण, इस पद का पद परिचय बताना है, तो प्रदूषण क्या है, संज्ञा है और पुल्लिंग है। फिर इसके बाद वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। खीरे खरीदे होंगे। अब वक्त काटने के लिए खीरा, खीरा यहाँ पर क्या है, कर्म है, खरीदे होंगे क्रिया है और उसमें बहुवचन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया बहुवचन। नवाब साहब थक कर लेट गए। थक कर मतलब लेट गए। लेटने के पहले वे क्या किए थे, थक गए थे। और जो थक गए थे यह क्या हुई, यह क्रिया हुई। कौन सी क्रिया है, यह पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग में आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नवाब साहब थक कर लेट गए। लेटना मुख्य क्रिया है। इस मुख्य क्रिया के पहले थकना अर्थात थक कर यह क्रिया हो चुकी है, इसलिए थक कर जो है यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें सदैव कर शब्द इसकी ट्रिक है। पूर्वकालिक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें जो है कर शब्द का प्रयोग होता है, का और रा बराबर कर। तो मुख्य क्रिया के पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें सदैव कर शब्दांश लगा होता है, जैसे नवाब साहब थक कर लेट गए, तो इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। मेदा भी मेरा कमजोर है। तो मेरा शब्द क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा वचन है, फिर एक वचन है और पुल्लिंग है। इसके बाद अगला जो है पद परिचय है वो है कि वीरों की सदा जीत होती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जीत विशेष से है और इसका विशेषण क्या है, न जीत होती है, ये क्या है, क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता क्या है, सदा, मतलब हमेशा जीत होती है। सदा मतलब यह एक समय का सूचक है और समय का सूचक होने के कारण यह जो है कालवाचक विशेषण है। विशेषण के 4 भेदों में जो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जीत होती है क्रिया का विशेष है। बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। मुस्कान शब्द, मुस्कान क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक है।
प्रत्येक का अपना महत्व होता है, अपना महत्व होता है। तो अपना क्या है यहाँ पर? विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। पुल्लिंग है, एक वचन है और महत्व विशेष से अपना महत्व होता है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के विषय में यह बताया गया था कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो महत्व यहाँ पर संज्ञा है और उस संज्ञा से पहले अपना क्या है? यह सर्वनाम है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब महत्व की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन है। चलते चलते लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभालते हैं। चलते चलते का क्रिया विशेषण बताना है, जैसे धीरे धीरे वैसे चलते चलते। तो चलते चलते जो है ये क्रिया विशेषण है। कैसे चलते चलते? प्रश्न लगाने पर तुरंत हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर आ जाता है कि चलते चलते। तो इसलिए इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, लड़खड़ाना क्रिया का विशेषण है। हम पार्क में गए परंतु वहाँ कोई बच्चा ना मिला। यहाँ पर हम का पद परिचय बताना है। तो हम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, बहुवचन है और कर्ता कारक है। इसके बाद हम जीवन में सोचते कुछ है परंतु होता कुछ और है। अब यहाँ पर परंतु शब्द का हमें जो है पद परिचय बताना है। तो परंतु शब्द जो है यह इसमें दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है, क्योंकि समुच्चय का अर्थ ही होता है संग्रह या मेल अथवा जोड़ने वाला। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जो यह समुच्चय बोधक अव्यय है इसके दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है उसके भी यहाँ पर संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक के भेद से चार भेद होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। लेकिन हम कुछ जो है समुच्चय बोधक जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उन्हीं के विषय में यहाँ आपको बताएंगे। जैसे आपका और शब्द है, तथा है, एवं है, अर्थात है, अथवा है, या है, परंतु है, किंतु है, लेकिन है, पर है, इसके अलावा अन्यथा है, क्योंकि है, ताकि है, इस प्रकार है, फिर भी, यदि तो, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से स्मरण रखिएगा। जैसे आपका और, तथा, एवं, अर्थात, जो कि, अथवा, या, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, वरना, ताकि, अन्यथा, इसलिए, क्योंकि, फिर भी, यदि, तो, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जिससे, ये ऐसे शब्द हैं जो जिन सब वाक्यों में इनका यदि प्रयोग हो तो वहाँ पर हमारा स्पष्ट रूप से समुच्चय बोधक होता है। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं और जहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को जोड़ने का कार्य किया जाता है वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। तो यहाँ पर जो परंतु शब्द है कि हम जीवन में सोचते कुछ है परंतु होता कुछ है, इस परंतु शब्द में, इस परंतु पद में समुच्चय बोधक है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है।
इसके बाद फिर ये बच्चे सुबह शाम पार्क में व्यायाम करते हैं। में और पर ये दो शब्दांश जहाँ भी होते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है। ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। अब पार्क जो है यह संज्ञा है। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। कृष्ण की सुंदर आकृति सबको मोह लेती है। आकृति विशेष है, इसकी विशेषता सुंदर बताया जा रहा है, विशेषण है इसलिए इसमें। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, इसलिए आकृति विशेष है। आकृति क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए सुंदर इस पद का जब पद परिचय बताया जाएगा तो गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगा। मैं इस ओर से उदासीन हूँ। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। मैं अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में बहुत अधिक अंतर नहीं समझता। नहीं जो है यह क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। समझना क्रिया की विशेषता है। मेरे देखने के बाद चोर और तेज भागने लगा। तो चोर जो है यह संज्ञा है। संपूर्ण चोर जाति का बोध करा रहा है। संज्ञा में यह जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। भगत ने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ विदा किया। भाई के साथ यहाँ पर जो है के साथ शब्द आया है और इसके पहले आपको ये बताया गया था कि जहाँ पर के साथ शब्द आए, के आगे, के बाहर, के बीच, की ओर, ये शब्द जहाँ पर ये पद आए जिस भी वाक्य में, वहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ पर है कि भाई के साथ, तो भाई तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हुई और के साथ जो है यह भाई का उसके पतोहू से संबंध को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक अव्यय होगा। संबंधवाचक अव्यय वहाँ पर होता है वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें के बिना, के आगे, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर इत्यादि शब्द होते हैं वाक्य में, और ये शब्द जिस भी वाक्य में हो वहाँ पर आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। नहीं क्रिया का विशेषण बताना है, तो नहीं पद का पद परिचय बताएंगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा जो छपा क्रिया की विशेषता बता रहा है। तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। चश्मा विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही नया है। नया यह एक गुण है चश्मे का, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। यह सब मैंने केवल सुना। सुना क्या है? क्रिया है। यह सब मैंने केवल सुना, और क्रिया में भी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, एक वचन, पुल्लिंग, और क्रिया चूंकि घट चुकी है, क्रिया हो चुकी है, इसलिए जो कार्य हो चुका होता है वहाँ पर भूतकाल का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें भूतकाल है। मान लीजिए कि पुराने जमाने में एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना होती, तो स्त्री का यहाँ पर आपको बताना है पद परिचय। तो स्त्री क्या है? संपूर्ण स्त्रियों का बोध कराने के कारण स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, और एक वचन है, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती की जानकारी अपने पुस्तकों में दी है। अब खेती क्या है? यहाँ पर विशेष है। प्राकृतिक क्या है? खेती का विशेषण है, प्राकृतिक खेती, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण है। खेती स्त्रीलिंग है, इसलिए प्राकृतिक भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। खेती का विशेषण गुणवाचक और एक वचन है। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह भी इससे बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पर हिंदुस्तान क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग और कर्ता कारक है। मानव सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर बढ़े। मानव एक जाति विशेष का सूचक है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम में अन्य पुरुष है, एक वचन है और पुल्लिंग है। सुरेश मेरी पुस्तक ले गया। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है। वह बच्चा बहुत योग्य है। अब यहाँ पर आपका वह शब्द आ गया। इसके बाद बच्चा है। बच्चा क्या है, बच्चा आपका जातिवाचक संज्ञा है। और जो सार्वनामिक विशेषण है वह यह बताता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द, तो वह बच्चा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है और इसके पहले वह शब्द है जो कि सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम के अंतर्गत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सार्वनामिक विशेषण है। तो जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता को बताने का कार्य करता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। इसलिए वह पद का पद परिचय जब होगा तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन। इसके बाद अरे, आप आगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अरे शब्द है यह इसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय को पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि इसमें शब्द के अंत में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है, जिसे हम संबोधन का भी चिन्ह कहते हैं। तो अरे आप आगे, किसी के आने से यहाँ पर खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक है। श्याम ने कल मुझे गाड़ी में बिठाया। में और पर, ये दो शब्दांश जहाँ होते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है। अब जो गाड़ी शब्द है यह संपूर्ण गाड़ियों का बोध करा रहा है, वाहनों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग और एक वचन। इसके बाद राम की उदारता विश्व में प्रसिद्ध है। उदारता, दुख, सुख, अमीरी, गरीबी, ये सभी आपका भाववाचक के अंतर्गत आता है। तो राम की उदारता पद का पद परिचय जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन होगा। आह, मैं तो लुट गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि मैं तो लुट गया, अर्थात यहाँ पर दुख का भाव स्पष्ट हो रहा है। और आह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, इसलिए आह शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय और दुख बोधक। चूंकि कष्ट है, यहाँ पर दुख है कि मैं लुट गया, इसलिए यहाँ पर दुख बोधक होगा। वाह, भारत मैच जीत गया। भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र है। छात्र क्या है, विशेष है, इसका विशेषण क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान जो है यह गुण के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस तरह से पद परिचय के अंतर्गत 2014 से लेकर 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की गई और इसे आप कम से कम, इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार आप सुन लीजिएगा। इससे आपका पद परिचय पार्ट 2 में जो निरंतर लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपको सरलता से, आसानी से समझ में आ जाए। जय भारत, जय हिंदी।